आपने बहुत सारे जजमेंट ऐसे देखे होंगे जिसमें लिखा गया होगा कि भारत सरकार बनाम फला फला व्यक्ति के द्वारा ये केस चल रहा था और जिसमें फैसला आया होता है। या तो भारत सरकार केस जीतती है या फिर वो वादी केस जीत जाता है। लेकिन अभी जो मामला निकल के आया है, इसमें आपको बता दें कि केरल सरकार ने राष्ट्रपति को, एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा दायर किया गया है। और भारत में मुझे याद नहीं है कि कब का किया गया होगा किसी राष्ट्रपति पर मुकदमा, लेकिन फिलहाल अभी द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर केरल सरकार ने मुकदमा किया है। आपको पता है कि केरल सरकार और भारत सरकार दोनों के बीच में वित्त बंटवारे को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। जो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें बताया था कि कोर्ट ने ये आदेश दिया है भारत सरकार को कि 31 मार्च तक केरल सरकार को आप मदद करिए और ऋण इनको उपलब्ध करवाइए। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कह रहा है कि ये जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है उसके खिलाफ होगा। अगर केरल सरकार को देंगे तो और भी राज्यों को देना पड़ सकता है। ऐसी बातें चल रही थी कोर्ट में। लेकिन इसी बीच में एक न्यूज़ निकल के आती है कि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि राष्ट्रपति की ओर से बगैर किसी कारण जो विधेयक हैं उनकी जो मंजूरी नहीं दी जा रही है, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। यानी कि केरल सरकार जो कानून बनाती थी वो राज्यपाल के पास जाता था और राज्यपाल राष्ट्रपति को दे देते थे और राष्ट्रपति को उस पर विचार विमर्श के लिए देते थे और राष्ट्रपति उसे एक तरह से रख देते थे ठंडे बस्ते में, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं वीटो पावर। तो इसी को वीटो पावर कहते हैं कि राष्ट्रपति अगर उसे ठंडे बस्ते में रख देता है तो ना ही उस पर चर्चा हो पाती है, ना ही उस पर कोई कानून पारित हो पाता है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को लेकर केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप में राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हमारे संवैधानिक प्रावधान होते हैं और क्या मामला है। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएससी हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकती है। चलिए विस्तार से जानते हैं। केरल सरकार ने एक असामान्य कदम उठाते हुए राज्य विधानसभा से पारित 4 विधेयकों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी न मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अगर हम बात करें, जो वकील हैं सीके शशि, इनके माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह मामला केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से उन 7 विधेयकों को अपने पास रोके रखने के कृत्य से संबंधित है जिन्हें उन्हें स्वयं राष्ट्रपति को सौंपना था। याचिका में कहा गया है कि 7 विधेयकों में से किसी का भी केंद्र राज्य संबंधों से कोई लेना देना ही नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि ये विधेयक राज्यपाल के पास लगभग 2 साल से लंबित हैं और उनकी कार्रवाई ने राज्य विधानमंडल के कामकाज को प्रभावित किया है। यानी कि जो केरल राज्य है इसने कुछ कानून बनाए और कानून बनाने के बाद आपको पता है कि जब तक उस पर राज्यपाल की सहमति नहीं होगी, हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो कानून लागू नहीं होता है। ऐसे ही केंद्र सरकार में भले ही प्रधानमंत्री कोई कानून बना दे, कैबिनेट कोई कानून बना दे लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो मान्य नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति उसे अपने पास रख लेता है, ना ही उसके पक्ष में हाँ कहता है ना ही ना कहता है और वो रखे रहता है। उसे एक तरह से इनडायरेक्टली वीटो पावर कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति की अपनी शक्ति है, उसने अपने शक्ति का प्रयोग कर लिया है। उसी प्रकार से राज्यपाल जो थे आरिफ मोहम्मद, उनको इस कानून में कुछ लगा कि इस पर थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए। उन्होंने ये चारों कानून जो हैं इसे ले जाकर राष्ट्रपति को दे दिया। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जब ये मामला पहुंचता है तो क्या करती हैं, इसको रख देती हैं ठंडे बस्ते में। और इससे क्या हुआ है कि केरल सरकार कह रहे हैं कि उसके जो कामकाज हैं, कानून न बनने से उसके कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इस विधेयक में जनहित के विधेयक शामिल हैं जो जनता के लिए अच्छे हैं और यहाँ तक कि राज्यपाल की ओर से अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के अनुसार उनमें से प्रत्येक को जितनी जल्दी हो सके निपटाने में विफल रहने के कारण इन्हें अप्रभावी बना दिया गया है। केरल सरकार ने कहा कि 23 और 29 फरवरी को गृह मंत्रालय ने उसे सूचित किया कि राष्ट्रपति ने 7 में से 4 विधेयकों पर मंजूरी रोक दी है। इन विधेयकों में विश्वविद्यालय कानून जो संशोधन है, जो नंबर 2 पर है विधेयक, ठीक है, विश्वविद्यालय कानून विधेयक नंबर 2 पर है, ठीक है। फिर 2021 का है एक केरल सहकारी सोसाइटी संशोधन कानून है। फिर 2022 विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 और विश्वविद्यालय कानून संशोधन नंबर 3 विधेयक 2022 शामिल। यानी कि ये 4 कानून है। मैं इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो जाए कि वो कानून क्या क्या हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो कानून है ये इसको रोकने की बात की जा रही है। जो याचिका दायर की गई, याचिका की अगर हम बात करें इसके लिए
कि क्या क्या उसमें कहा गया होगा। तो याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि राष्ट्रपति की ओर से बिना कारण बताए इन विधेयकों को मंजूरी न देने को असंवैधानिक घोषित किया जाए। सीपीआईएम के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ जो सरकार है, सरकार ने केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के सचिव, केरल के राज्यपाल और आरिफ मोहम्मद खान और उनके अतिरिक्त सचिव को मामले में पक्षकार बनाया है। जब पक्षकार बनाया गया है तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा ही ठोका गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना भाई कि देश के राष्ट्रपति के ऊपर अब राज्य सरकारें मुकदमा कर दी हैं। तो ऐसे मामले बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे कि कोई राज्य सरकार हो वो देश के राष्ट्रपति के ऊपर इस प्रकार से कोर्ट में जाए और मुकदमा दायर करे। केंद्र सरकार के इस रवैये पे यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को हम केंद्र सरकार ही मानते हैं, तो जो इनका रवैया है इन सारी चीज़ों को लेकर केरल सरकार ने कहा है कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने और उसके बाद संविधान से संबंधित किसी भी कारण के बिना राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखने में राज्यपाल का आचरण स्पष्ट रूप से मनमाना है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा इन कार्रवाइयों ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केरल राज्य के लोगों के अधिकारों को राज्य विधानसभा के अधिनियमित कल्याणकारी कानूनों के लाभों से वंचित कर दिया है। केरल सरकार के जो अधिवक्ता सीके सासी के माध्यम से दायर याचिका में केरल सरकार ने यह मामला केरल के राज्यपाल के कृत्यों से संबंधित, जिसमें पूरे 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास होल्ड पर रखा गया है और इन 7 विधेयकों में से कोई भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, ऐसा बताते हुए ये चीज़ें की गई हैं और इसे अप्रभावी करने के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा इसे रोका गया है इसको रोका जाए। तो अभी हमने देखा कि केरल सरकार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की बात कर रही थी, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 की बात कर रही थी। तो आइए हम जानते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है और अनुच्छेद 21 क्या है। अनुच्छेद 14 की जब हम बात करते हैं तो इसका अगर हम विवरण देखें तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भारत किसी भी राज्य के बारे में जो उसके खुद के अपने संरक्षण से चीज़ें हैं, जो उसकी विधायी शक्तियाँ हैं, उनमें दखल नहीं देगा, ऐसे कहने की बातें की गई हैं। आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, जिसे हम कहते हैं विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि कानून के सामने चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, हर कोई कानून के समक्ष बराबर होगा। समानता का अधिकार भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में से एक है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह अधिकार क्या है और इसमें क्या शामिल है। मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दी जाती है और कुछ सीमाओं के अधीन अदालतों द्वारा इन्हें लागू किया जाता है। ऐसे ही मौलिक अधिकारों में से एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कानून की नज़र में समानता को संदर्भित करता है। जाति के आधार पर किसी भी अनुचितता को त्यागना, जाति धर्म जन्म स्थान और लिंग एवं इसमें रोजगार के मामलों में संभावनाओं की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन भी शामिल है। हमारे देश के नागरिकों की समानता और जाति लिंग धर्म जन्म स्थान अनुच्छेद 14 से 18 तक परिभाषित किए गए हैं। हमारा भारतीय संविधान उदार है और प्रत्येक व्यक्ति को बोलने, काम करने, जीने का समान अधिकार देता है। साथ ही साथ भारतीय संविधान में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। तो जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये चीज़ें शामिल होती हैं, जिनमें अगर हम 14 से 18 के बीच के अनुच्छेदों की बात करेंगे तो इसमें समानता का अधिकार है और ये 14 से 18 के बीच में है। तो इसी समानता के अधिकार को हनन बता रहा है कौन? हमारा केरल राज्य, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य के लिए यह दायित्व है कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करे। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा अंग्रेजी संविधान से ली गई है और कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। इन दोनों अभिव्यक्तियों का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में स्थिति की समानता को स्थापित करना है। जबकि कानून से पहले समानता है, कुछ हद तक एक नकारात्मक लोगों के लिए किसी विशेष लाभ के अभाव और पारंपरिक कानून के लिए सभी वर्गों के समान विषय का सुझाव विचार है। कानून का समान संरक्षण एक तेजी से सकारात्मक समान परिस्थितियों में उपचार की समानता का अनुमान लगाने वाला विचार है। उपरोक्त बातों के बावजूद दोनों अभिव्यक्तियों के लिए एक मत विचार नियमित रूप से न्याय प्रदान करने का है। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद 14 हमें अपनी बातें बताता है।
कुछ केस की अगर हम बात करें तो इसमें बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1995 में हुआ था। फिर उसके बाद एक केस हुआ था हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह 2005 हुआ था। श्री श्रीनिवास थिएटर बनाम तमिलनाडु सरकार 1992 हुआ था। केरल राज्य बनाम NM थॉमस 1976 हुआ था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हुए थे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। आइए अनुच्छेद 21 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अनुच्छेद 21 जो होता है उसका जो विस्तार क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। अगर हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो अनुच्छेद 21 का दायरा 1950 के दशक तक थोड़ा सकरा था, क्योंकि AK गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में शीर्ष न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अनुच्छेद 21 और 19(1)D की विषय वस्तु और विषय समान नहीं है। इस मामले में वंचित शब्द को संकुचित अर्थ में रखा गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वंचितता अनुच्छेद 19(1)D के तहत आने वाले किसी व्यक्ति को देश में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाती है। उस समय संविधान के कुछ अन्य लेखों के साथ अनुच्छेद 21 के संबंध में AK गोपालन मामला बहुत ही प्रमुख मामला था, लेकिन बाद में गोपालन मामले को अनुच्छेद 21 के दायरे के संबंध में कुछ अन्य मामलों के साथ संशोधन करके विस्तार किया गया था। और यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति के घर में जब वह जेल में बंद हो तब उसकी स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कानून के अधिकार की आवश्यकता होगी। क्या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में दंडात्मक कानून की निष्पक्षता की जांच की जा सकती है? यह मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में गोपालन मामले के बाद मुद्दा था। इसके बाद शीर्ष न्यायालय ने एक नया आयाम खोला और कहा कि यह प्रक्रिया मनमानी, अनुचित या अनुचित नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 21 ने भारत के राज्यों पर भी प्रतिबंध लगाया कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 का अधिकार क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और यह नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो कि भारत के मूल निवासी हैं और जिनके पास भारत देश की नागरिकता है। इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, सभी को समान अधिकार हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 में ये बताने की कोशिश की गई है, जो अनुच्छेद 21 होता है इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। और कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे अनुच्छेद 14 की बात की जा रही है, समता समानता की बात की जा रही है, और अनुच्छेद 21 के तहत जो केरल राज्य की जनता है उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसके दमन किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता को, उसके जीवन जीने के अधिकारों को उससे वंचित किया जा रहा है। तो इसलिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत ये केस फाइल की गई है, ऐसा आप समझ सकते हैं। निजता का अर्थ क्या होता है? जैसे अनुच्छेद 21 कह रहा है निजता, तो निजता का अर्थ है लोगों के ध्यान से घुसपैठ या किसी के कृत्यों या निर्णयों में हस्तक्षेप से मुक्त होने की स्थिति या व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार, किसी व्यक्ति और व्यक्ति की संपत्ति का अनुचित सार्वजनिक जांच या जोखिम से मुक्त होने का अधिकार। जबकि निजता के आक्रमण का अर्थ किसी के व्यक्तित्व का अनुचित शोषण और किसी की व्यक्तिगत गतिविधियों में घुसपैठ निजता को अकेले रहने के अधिकार के पर्याप्त के रूप में भी माना जाता है। यानी कि जिस प्रकार से जो इसमें राइट टू प्राइवेसी है उसका वर्णन किया जाता है। उम्मीद है कि थोड़ा शब्दों का चयन कठिन हो सकता है, संवैधानिक शब्दों का प्रयोग हमने किया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको कहीं पर इसका प्रयोग करना होगा तो इसी तरह की भाषा को अपने भाषा में कन्वर्ट करके इसको करना पड़ेगा। तो अभी तक केरल और राष्ट्रपति के बीच में जो विवाद हो रहे हैं, आरिफ मोहम्मद साहब राज्यपाल के बीच जो विवाद थे और जो कानून थे उनमें 4 कानून ऐसे थे जिनको रोकने की बात की गई थी और उन्हीं को लेकर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में गया है केरल राज्य। और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि आगे केंद्र या राष्ट्रपति की तरफ से क्या बातें इसमें कही जाती हैं। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।